लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अपनी स्त्री की सूरत देखकर जितना ताज्जुब भूतनाथ को हुआ उतना ही आश्चर्य देवी सिंह को भी हुआ। ये विचार कर रंज गम और गुस्से से देवी सिंह का सिर घूमने लगा कि इसी तरह मेरी स्त्री भी अवश्य नकाबपोशों के यहाँ होगी और हम लोगों को उसकी सूरत देखने में किसी तरह का भ्रम नहीं हुआ। यदि सोचा जाए कि जिन दोनों औरतों को हम लोगों ने देखा था वे वास्तव में हम लोगों की औरतें न थीं बल्कि वे औरतों की सूरत में अय्यार थे, तो इसका निश्चय भी इसी समय हो सकता है। वो औरत सामने मौजूद ही है, देख लिया जाए कि कोई अय्यार है या वास्तव में भूतनाथ की स्त्री है। उस स्त्री ने भूतनाथ के मुंह से ये सुनकर कि ये तो मेरी स्त्री है, क्रोध भरी आंखों से भूतनाथ की तरफ देखा और कहा, एक तो तुमने जबरदस्ती मेरी नकाब उतार दी, दूसरे बिना कुछ सोचे विचारे आवार लोगों की तरह ये कह दिया कि ये मेरी स्त्री है। क्या सभ्यता इसी को कहते हैं? देवी सिंह की तरफ देखकर, आप ऐसे सज्जन और प्रतापी राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यार होकर क्या इस बात को पसंद करते हैं? देवी सिंह, अगर तुम भूतनाथ की स्त्री नहीं हो तो मैं जरूर इस बर्ताव को बुरा समझता हूं जो भूतनाथ ने तुम्हारे साथ किया है। औरत भूतनाथ से, क्यों साहब, आपने मेरी ऐसी बेइज्जती क्यों की? अगर मेरा मालिक या कोई वारिस इस समय यहां होता तो अपने दिल में क्या कहता? भूतनाथ ताज्जुब से उसका मुंह देखता हुआ, क्या मैं भ्रम में पड़ा हुआ हूं या मेरी आंखें मेरे साथ दगा कर रही हैं? औरत, सो तो आप ही जाने, क्योंकि दिमाग आपका है और आंखें भी आपकी हैं। हाँ, इतना मुझे अवश्य कहना पड़ेगा कि आप अपनी असभ्यता का परिचय देकर पुरानी बदनामी को चरितार्थ करते हैं। कौन सी बात आपने मुझ में ऐसी देखी जिससे इतना कहने का साहस आपको हुआ? भूतनाथ, मालूम होता है कि या तो तू कोई अय्यार है और या फिर किसी दूसरे ने तेरी सूरत मेरी स्त्री के ढंग की बना दी है जिसे शायद तूने कभी देखा नहीं। भूतनाथ ने उस औरत की बातों का जवाब तो दिया, मगर वास्तव में वो खुद भी बहुत घबरा गया था। अपनी स्त्री की ढिठाई और चपलता पर उसे तरह तरह के शक होने लगे और वो बड़ी बेचैनी के साथ सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। किसी बीच में उस स्त्री ने भूतनाथ की बात का यों जवाब दिया, यों आप जिस तरह चाहें सोच समझकर अपनी तबीयत खुश कर लें, मगर इस बात को खूब समझ रखें कि मैं भी लावारिस नहीं हूं और आप अगर मेरे साथ कोई बेअदबी का बर्ताव करेंगे तो उसका बदला भी अवश्य पाएंगे। साथ ही इस बात को भी अवश्य समझ लें कि आपके इतना कहने पर कि तू कोई अय्यार है, आपके सामने अपना चेहरा धोने की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। भूतनाथ, अफसोस है कि मैं बिना जांच किए तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। स्त्री देवी सिंह की तरफ देखकर, बहादुरी तो तब थी जब आप लोग किसी मर्द के साथ इस ढिठाई का बर्ताव करते। एक कमजोर औरत को इस तरह मजबूर करके फजीहत करना अय्यारों और बहादुरों का काम नहीं। हाय, इस जगह अगर मेरा कोई होता तो ये दुख न भोगना पड़ता। ये कहकर वो आंसू बहाने लगी। उस औरत की बातचीत कुछ ऐसी ढंग की थी कि सुनने वालों को उस पर दया आ सकती थी और यही मालूम होता था कि ये जो कुछ कह रही है उसमें झूठ का लेश नहीं है। यहां तक कि स्वयं भूतनाथ को भी उसकी बातों पर सहम जाना पड़ा और वो ताज्जुब के साथ उस औरत का मुंह देखने लगा, खास करके इस ख्याल से भी कि देखें आंसू बहने के सबब से उसके चेहरे का रंग कुछ बदलता है या नहीं। उधर देवी सिंह तो उसकी बातों से बहुत ही हैरान हो गए और उनके जी में रह रहकर ये बात पैदा होने लगी कि जरूर भूतनाथ इसके पहचानने में धोखा खा गया और वास्तव में ये भूतनाथ की स्त्री नहीं है। अक्सर लोगों ने एक ही रूप रंग के दो आदमी देखे हैं, ताज्जुब नहीं कि यहां भी वैसा ही कुछ मामला आ पड़ा हो। देवी सिंह स्त्री से, तो तू इस भूतनाथ की स्त्री नहीं है? स्त्री, जी नहीं। देवी सिंह, आखिर इसका फैसला क्यों कर हो? स्त्री, आप लोग जरा तकलीफ करके मेरे घर तक चलें, वहां मेरे बच्चों को देखने और मेरे मालिक से बातचीत करने पर आपको मालूम हो जाएगा कि मेरा कहना सच है या झूठ। देवी सिंह औरत की बात पसंद करके, तुम्हारा घर यहां से कितनी दूर है? स्त्री हाथ का इशारा करके, इसी तरफ है, सो यहां से थोड़ी दूर पर इस घने पेड़ों के पार ही आपको वो झोपड़ी दिखाई देगी जिसमें आजकल हम लोग रहते हैं। देवी सिंह, क्या तुम झोपड़ी में रहती हो? मगर तुम्हारी सूरत शक्ल तो किसी झोपड़ी में रहने योग्य नहीं है। स्त्री, जी मेरे दो लड़के बीमार हैं, उनकी तंदुरुस्ती का ख्याल करके हवा पानी बदलने की नीयत से आजकल हम लोग यहाँ आ टिके हैं।
हाथ जोड़कर, आप कृपा करके शीघ्र उठिए और मेरे डेरे पर चलकर इस बखेड़े को तय कीजिए। विलंब होने से मैं मुफ्त में सताई जाऊंगी। देवी सिंह भूतनाथ से, क्या हर्ज है अगर इसके डेरे पर चलकर शक मिटा लिया जाए? भूतनाथ, जो कुछ आपकी राय हो मैं करने को तैयार हूं, मगर ये तो मुझे अजीब ढंग से अंधा बना रही है। देवी सिंह, अच्छा फिर उठो, अब देर करना उचित नहीं। उस औरत की अनूठी बातचीत ने इन दोनों को इस बात पर मजबूर किया कि उसके साथ साथ डेरे तक या जहां वो ले जाए चुपचाप चले जाएं और देखें कि जो कुछ वो कहती है कहाँ तक सच है, और आखिर ऐसा ही हुआ। इशारा पाते ही औरत उठ खड़ी हुई। देवी सिंह और भूतनाथ उसके पीछे पीछे रवाना हुए। उस औरत को घोड़े पर सवार होने की आज्ञा न मिली, इसलिए वो घोड़े की लगाम थामे हुए धीरे धीरे इन दोनों के साथ चली। लगभग आध कोस गए होंगे कि दूर से एक छोटा सा कच्चा मकान दिखाई पड़ा, जिसे एक तौर पर झोपड़ी कहना उचित है। ये मकान ऊपर से खपड़े की जगह केवल पत्तों ही से छाया हुआ था। जब ये लोग झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे, तब उस औरत ने अपने घोड़े को खूंटे के साथ बांधकर थोड़ी सी घास उसके आगे डाल दी, जो उसी जगह एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी और जिसे देखने से मालूम होता था कि रोज इसी जगह घोड़ा बांधा जाता है। इसके बाद उसने देवी सिंह और भूतनाथ से कहा, आप लोग जरा सा इसी जगह ठहर जाए, मैं अंदर जाकर आप लोगों के लिए चारपाई ले आती हूं और अपने मालिक तथा लड़कों को भी बुला लाती हूं। देवी सिंह और भूतनाथ ने इस बात को कबूल किया और कहा, क्या हर्ज है, जाओ मगर जल्दी आना, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक यहां नहीं ठहर सकते। वो औरत मकान के अंदर चली गई और वे दोनों देर तक बाहर खड़े रहकर उसका इंतजार करते रहे, यहां तक कि घंटे भर से ज्यादा बीत गया और वो औरत मकान के बाहर न निकली। आखिर भूतनाथ ने उसे पुकारना और चिल्लाना शुरू किया, मगर इसका भी कोई नतीजा न निकला, अर्थात किसी ने भी उसे किसी तरह का जवाब न दिया। तब लाचार होकर वे दोनों मकान के अंदर घुस गए। फिर भी किसी आदमी की, यहां तक कि उस औरत की भी सूरत दिखाई न पड़ी। उस छोटी झोपड़ी में किसी को ढूंढना या पता लगाना कौन कठिन था। तो भी दोनों ने बित्ता बित्ता जमीन देख डाली, मगर सिवाय एक सुरंग के और कुछ भी दिखाई न पड़ा। ना तो मकान में किसी तरह का असबाब ही था और न चारपाई, बिछौना, कपड़ा लत्ता या अन्न और बर्तन इत्यादि ही दिखाई पड़ा। अतः लाचार होकर भूतनाथ ने कहा, बस बस, हम लोगों को उल्लू बनाकर वो इसी सुरंग की राह निकल गई। बेवकूफ बनाकर इस तरह उस औरत के निकल जाने से दोनों अय्यारों को बड़ा ही अफसोस हुआ। भूतनाथ ने सुरंग के अंदर घुसकर उस औरत को ढूंढने का इरादा किया। पहले तो इस बात का ख्याल हुआ कि कहीं उस सुरंग में दो चार आदमी घुसकर बैठे ना हो जो हम लोगों पर बेमौके वार करें। मगर जब अपनी तिलिस्मी खंजर का ध्यान आया तो ये ख्याल जाता रहा और बेफिक्री के साथ तिलिस्मी खंजर लिए हुए भूतनाथ उस सुरंग के अंदर घुसा। पीछे पीछे देवी सिंह ने भी उसके अंदर पैर रखा। वो सुरंग लगभग 500 कदम के लंबी होगी। उसका दूसरा सिरा घने जंगल में पेड़ों के झुरमुट के अंदर निकला था। देवी सिंह और भूतनाथ भी उसी सुरंग के अंदर ही अंदर वहां तक चले गए और इन्हें विश्वास हो गया कि अब उस औरत का पता किसी तरह नहीं लग सकता। इस समय इन दोनों के दिल की क्या कैफियत थी सो वे ही ठीक जानते होंगे। अतः लाचार होकर देवी सिंह ने घर लौट चलने का विचार किया, मगर भूतनाथ ने इस बात को स्वीकार न करके कहा, इस तरह तकलीफ उठाने और बेइज्जत होने पर भी बिना कुछ काम किए घर लौट चलना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। देवी सिंह, आखिर फिर किया ही क्या जाएगा। मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि कई दिनों तक बेफिक्री के साथ इन लोगों का पीछा किया करूं। उधर दरबार की जो कुछ कैफियत है तुम जानते ही हो। ऐसी अवस्था में मालिक की प्रसन्नता का ख्याल न करके एक साधारण काम में दूसरी तरफ उलझ रहना मेरे लिए उचित नहीं है। भूतनाथ, आपका कहना ठीक है, मगर इस समय मेरी तबीयत का क्या हाल है सो भी आप अच्छी तरह समझते होंगे। देवी सिंह, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए कोई ज्यादा तरद्दुद की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त घर लौट चलने पर मैं अपनी औरत को देखूंगा। अगर वो मिल गई तो तुम भी अपनी स्त्री की तरफ से बेफिक्र हो जाओगे। भूतनाथ, अगर आपकी स्त्री घर पर मिल जाए तो भी मेरे दिल का खुटका न जाएगा। देवी सिंह, अपनी स्त्री का हाल लेने के लिए तुम भी अपने आदमियों को भेज सकते हो। भूतनाथ, ये सब कुछ ठीक है, मगर क्या करूं। इस समय मेरे पेट में अजीब तरह की खिचड़ी पक रही है और क्रोध क्षण क्षण बढ़ा ही चला जाता है। देवी सिंह, अगर ऐसा ही है तो जो कुछ तुम्हें उचित जान पड़े सो करो, मैं अकेला ही घर की तरफ लौट जाऊंगा। भूतनाथ, अगर ऐसा ही कीजिए तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी।
मगर जब महाराज मेरे बारे में पूछेंगे तब क्या जवाब? देवी सिंह बात काटकर, महाराज की तरफ से तुम बेफिक्र रहो, मैं जैसा मुनासिब समझूंगा कह सुन लूंगा। मगर इस बात का वादा कर जाओ कि कितने दिन पर तुम वापस आओगे, या तुम्हारा हाल मुझे कब और क्यों कर मिलेगा? भूतनाथ, मैं आपसे सिर्फ 3 दिन की छुट्टी लेता हूं। अगर इससे ज्यादा दिन तक अटकने की नौबत आई तो किसी तरह अपने हालचाल की खबर आप तक पहुंचा दूंगा। देवी सिंह बहुत अच्छा, मुस्कुराते हुए, अब आप जाइए और पुनः लात खाने का बंदोबस्त कीजिए। मैं तो घर की तरफ रवाना होता हूं। जय माया की। भूतनाथ, जय माया की। भूतनाथ को उसी जगह छोड़कर देवी सिंह रवाना हुए और संध्या होने के पहले ही तिलिस्मी इमारत के पास आ पहुंचे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।